हेलो प्यारे बच्चों। आज का हमारा डिस्कशन है पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। बहुत ही आसान सा टॉपिक है, काफी सारे बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो लोग ध्यान दे, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, आसानी से समझ लेंगे आप। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सबसे पहले मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप घर के बाहर हैं और आपके पापा घर पे इंतजार कर रहे हैं और आपको फोन किए। आपके पापा ने फोन किया और आपसे कहा बेटा कहां पे हो, आपने कहा यहीं पे है। फिर से यहीं पे है मतलब कहां पे है, तो आपने बताया मैं गोलू के घर से 5 मीटर की डिस्टेंस पे हूं। तो अब आपके पापा को आइडिया लग गया कि गोलू का घर से 5 मीटर की दूरी पे है। तो ये रहा अपना पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पापा मैं यहीं पे हूं। यहीं पे मतलब कहां पे हूं, कोई एक पोजीशन आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैं गोलू के घर से 5 मीटर की दूरी पे हूं, मतलब गोलू का घर एक ओरिजिन माना जाएगा, एक रिफरेंस पॉइंट माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी पोजीशन वेक्टर को इफ यू वांट टू स्पेसिफाई अ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट को स्पेसिफाई करने के लिए यू नीड टू हैव अ रिफरेंस पॉइंट। जैसे मेरे एग्जांपल में कौन सा रेफरेंस पॉइंट था, गोलू का घर, ठीक है। दिस रेफरेंस पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन। मेरे एग्जांपल में ओरिजिन कौन सा था, गोलू का घर इज अवर ओरिजिन। तो गोलू के घर से 5 मीटर के डिस्टेंस को, जो पॉइंट पे आप खड़े थे, उसको आपने अपने पापा को बताया और वो हुआ आपका पोजीशन वेक्टर। और आपने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को स्पेसिफाई कर दिया, बता दिया कि दिस इज द पोजीशन ऑफ पोजीशन ऑफ योर सेल्फ। आप जहां पे खड़े हो ना, वहां का पोजीशन क्या है, गोलू के घर से 5 मीटर। तो ये पॉइंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई पोजीशन ऑफ अ पॉइंट यू नीड टू हैव अ रेफरेंस पॉइंट। अच्छा, इसको थोड़ा सा और अच्छे समझते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, और आपके पास कोई पोजीशन है और इस पर्टिकुलर पोजीशन को आपको स्पेसिफाई करना है, बताना है। तो मान लीजिए ये एक पॉइंट है एंड दिस पॉइंट इज स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई, और इसको आपको डिफाइन करना है। तो इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये पॉइंट जो P है, मान लीजिए आप यहां पे हैं और ये है अपना गोलू का घर, दैट इज द ओरिजिन। कोई एक रेफरेंस पॉइंट आपको लेना होगा। जैसे हमारे एग्जांपल में हमने गोलू का घर का रेफरेंस पॉइंट लिया, तो दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। और इस पॉइंट से पॉइंट P, इसको आपने बताया कि यहां पे मैं हूं। तो आप क्या सोच सकते हैं कि आप बोल सकते हैं कि X में आप इतने डिस्टेंस पे हैं, आप X में इतने डिस्टेंस पे हैं, आप Y में इतने डिस्टेंस पे हैं। तो ये रहा अपना X एंड दिस इज Y। ये रहा अपना X का पोजीशन, ये रहा Y का पोजीशन। Y को उठा के हम यहां रख सकते हैं, दिस इज Y। ये पॉइंट P है, Y को आपने यहां पे रखा और हमारा मंत्र क्या कहता है, मंत्र कहता है इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। ये रहा अपना इनिशियल टेल और ये रहा अपना फाइनल हेड। इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, दिस इज आवर पोजीशन वेक्टर R। इसी को हम पोजीशन वेक्टर आ बोलते हैं। तो आर को यदि मुझे लिखना हुआ तो हम आर को क्या लिख सकते हैं, एक्स में जितना गए, वाई में कितना गए। तो आपने लिखा एक्स में कितना है, एक्स में आई, और वाई में कितना डिस्टेंस पे है, वाई में दैट इज प्लस वाई जे। ये रहा अपना पोजीशन वेक्टर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट पी। इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी सोच सकते हैं कि x ये रहा, ये y रहा, इनके बीचों बीच रिजल्टेंट गया, दैट इज इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, और ये रहा अपना रिजल्टेंट। ऐसे नोट कर सकते हैं, या फिर x को भी ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं इस तरीके से। और पैरेललोग्राम मेथड या ट्रायंगल ऑफ एडिशन, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने क्लास में पढ़ा हुआ है। और ये रहा अपना पोजीशन वेक्टर। यदि पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलेंगे कि ये कितने डिस्टेंस पे है, जैसे हमारे एग्जांपल में क्या था कि गोलू के घर से मैं कितने डिस्टेंस पे हूं, 5 मीटर। तो यदि मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दिस इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आई का कंपोनेंट का स्क्वायर और जे का कंपोनेंट का स्क्वायर। ये हो गया अपना मैग्नीट्यूड। यदि आपने लिखा यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर क्या होगा, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड। तो दिस इज आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। इट्स मैग्नीट्यूड डिवाइड कर दिया, तो अपना जो यूनिट वेक्टर एलोंग दिस पोजीशन वेक्टर, ये कितना हो जाएगा, दिस वैल्यू इज हाउ मच, दिस इज, ये आपने लिखा एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस वे। तो ये रहा अपना पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर की तरफ ये रहा यूनिट वेक्टर, एंड दिस इज द मैग्नीट्यूड टुवर्ड्स द पोजीशन वेक्टर। काफी आसान है। पोजीशन वेक्टर के लिए एक हमारे पास ओरिजिन होना चाहिए। पोजीशन वेक्टर उस ओरिजिन, एक रिफरेंस पॉइंट से ही आपको पोजीशन बताना होगा। जैसे जैसे फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर, इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स यूनिट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस। तो चलो हम कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे, चलो मैं आप लोग को बता दूं। तो फाइंड पोजीशन वेक्टर, तो ये अपना पोजीशन है, ये पोजीशन मतलब दिस इज द पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर को हमने नाम दिया आर। तो ये जो मैं आर पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूं, तो ये आर पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, एक्स में कितना डिस्टेंस गया, एक्स में हमारा एक्स डिस्टेंस गया है, एक्स, दिस इज वेक्टर एक्स। और वाई में कितना गया, दिस इज वाई, सेम वाई जो इधर है, दिस y इज द लेंथ जिसको हमने इधर ट्रांसमिट कर दिया। सेम मेथड प्रीवियस टॉपिक पे ध्यान देंगे तो ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो आर यूनिट वेक्टर दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ x प्लस y। जो आर हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, तो ये जो आर आपने लिखा ये हो गया xi प्लस yj। तो पहला क्वेश्चन था फाइंड पोजीशन वेक्टर, दिस द पोजीशन वेक्टर, हो गया सॉल्व। अगला है इट्स मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं। आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, दिस इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैग्नीट्यूड हो गया। इट्स यूनिट वेक्टर, अब इसका यूनिट वेक्टर भी हमें आता है। व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यही होता है यूनिट वेक्टर। तो आपने लिखा एक्स आई प्लस वाई जे अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। काफी आसान है। थर्ड पार्ट है इट्स यूनिट वेक्टर एंड इट्स डायरेक्शन विथ एक्स एक्सिस। अब हमें एक्स एक्सिस से इसका डायरेक्शन चाहिए, तो मान लेते इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे। हमें एक्स एक्सिस से इसका डायरेक्शन चाहिए, तो लेट्स से दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो यदि आप टैन थीटा लिखना चाहें तो टैन थीटा कितना हो जाएगा, टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या फिर आप बोल सकते हो वाई बाई एक्स। ठीक है, तो यहां पे जो j के साथ कंपोनेंट है और जो x के साथ कंपोनेंट है, उसी में आपने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। दिस इज tan थीटा इज इक्वल टू y बाई एक्स। तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स। मैंने बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आप लोग को थोड़ा बहुत, कि थीटा को इधर छोड़ते हैं तो tan उधर जाके tan इनवर्स हो जाता है, tan इनवर्स y बाई एक्स। दिस इज द एंगल मेड बाई रिजल्टेंट विथ एक्स एक्सिस। काफी आसान सा कॉन्सेप्ट है, इसको आपने समझ लिया होगा। तो दिस इज द पोजीशन वेक्टर, और ये रहे पोजीशन वेक्टर के कुछ कॉन्सेप्ट, इसको नोट कर लें आप लोग। यदि हम और आगे चलें, जैसे ये है क्वेश्चन, फाइंड आर ए, आर बी, आर सी एंड आर डी, ऑल्सो फाइंड आर ए यूनिट वेक्टर, आर बी यूनिट वेक्टर, आर सी यूनिट वेक्टर एंड आर डी यूनिट वेक्टर। फटाफट हमसे पहले करने की कोशिश करो आप लोग, काफी आसान है। दीज आर द पॉइंट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे करेंगे इसको, मान लेते हैं दिस इज आर ए पॉइंट, दिस इज आर ए, दिस इज आर ए, और आर बी क्या है, दिस इज बी। सो दिस वन इज आर बी पॉइंट, दिस इज आर बी वेक्टर। आर सी वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज आर सी वेक्टर, दिस इज आर सी वेक्टर, एंड दिस वन इज ये अपना है आर डी वेक्टर, दिस इज आर डी वेक्टर। अब आर ए, आर बी, आर सी, आर डी लिखना बहुत आसान है। आर ए वेक्टर बहुत आसानी से हम लिख सकते हैं। आर ए वेक्टर कितना हो जाएगा, आर ए वेक्टर कैन बी रिटन एज, दिस इज ए पॉइंट यहां पे है, दैट इज 2,2, तो आपने सीधे सीधे लिखा दिस इज 2i प्लस 2j हो गया। आर ए वेक्टर थी हो गया। आर बी वेक्टर की बात करें, दिस इज आर बी वेक्टर। आर बी वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस इज पॉइंट बी, बी से ओरिजिन से चले पॉइंट बी पे आए, तो आर बी वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस इज -2i, क्योंकि नेगेटिव है ना, यहां पे -2 है, तो दिस इज -2i प्लस 2j। सिमिलरली आरसी यदि लिखना चाहें तो आरसी वेक्टर कितना हो जाएगा, आरसी वेक्टर यहां पे है, यस बच्चों बिल्कुल सही, -2i -2j। यदि आर डी मैं लिखना चाहूं, वहां पे डी है, सो दिस इज आर डी वेक्टर, और आर डी वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस इज 2i माइनस, सॉरी यहां पे आई एक्स प्लस है और वाई नेगेटिव है, तो -2j। ये बिल्कुल ठीक है बच्चों, बिल्कुल ठीक है, इसको आपने देख लिया। अब दूसरा पार्ट है टू कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड। यदि हम इसके मैग्नीट्यूड्स की बात करें तो चलो मैं मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करता हूं। आर ए का जो मैग्नीट्यूड होगा,
मुझे एक्चुअली यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। तो यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें इनके मैग्नीट्यूड्स की जरूरत होगी। तो पहले हम इनके मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। ध्यान देगा कैसे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे। हमारा आर ए का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, आर ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब इट्स मॉड, आर ए का यदि हम मॉड लें तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर आई के कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जे के कंपोनेंट का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 + 4 8, दिस इज 2√2। इसी तरीके से आर बी का यदि मैग्नीट्यूड आप कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, आर बी -2i + 2j। तो आपने लिखा -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगा, दिस इज अगेन 4 + 4 8, 8 को आप लिख सकते हैं 2√2। इसी तरीके से आर सी का यदि वैल्यू लिखना चाहें, आर सी का मॉड, तो आर सी का मॉड कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सी इज -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, एंड दिस वैल्यू इज अगेन 2√2। सभी का मैग्नीट्यूड सेम ही आएंगे। आर डी का यदि वैल्यू निकालो तो आर डी हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस 2, दैट इज -2 का स्क्वायर। और देखो x का कंपोनेंट क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर, y का कंपोनेंट क्या है -2 का स्क्वायर, j मतलब j, i और j के स्क्वायर्स की बात कर रहे हैं हम, एंड दिस वैल्यू इज अगेन 2√2। तो हमें सबके मैग्नीट्यूड्स मिल गए। अब मैग्नीट्यूड मिलने के बाद हमें यूनिट वेक्टर्स लिखने हैं एलॉन्ग आर ए, आर बी, आर सी, यूनिट वेक्टर्स हमें लिखने हैं। तो यूनिट वेक्टर बच्चों हम कैसे लिखेंगे, ध्यान देगा। यदि मुझे यूनिट वेक्टर लिखना है तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, यदि मुझे आर ए यूनिट वेक्टर लिखना है तो आर ए यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू आर ए वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, आर ए का मैग्नीट्यूड। उसी तरीके से आर बी, आर सी, आर डी सबका लिख लेंगे। तो आर ए वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस इज आर ए वेक्टर कितना है, दिस इज 2i + 2j अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, आर ए का मैग्नीट्यूड कितना है, दिस इज 2√2 अपॉन 2√2। इसको आपने सॉल्व किया, मेहनत किया, तो 2 से ये 2 कैंसिल, इस 2 से ये 2 कैंसिल, 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर लेंगे। तो यहां पे क्या बचा, ऐसे 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 थोड़ा अलग अलग लिख देते हैं। दिस इज 2i / 2√2 प्लस 2j अपॉन 2√2। यहां पे भी 2 से 2 कैंसिल, ये वाला भी 2 से 2 कैंसिल। तो आर ए वेक्टर कितना आया, आर ए यूनिट वेक्टर कितना आया, दिस इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो ये बनेगा 1/√2i कैप। और जे में कितना बनेगा, जे में भी इतना ही बनेगा, जे में भी इतना ही बनेगा, और ये हो जाएगा प्लस 1/√2 जे कैप वेक्टर, जे कैप। ठीक है, सो दिस इज आर ए यूनिट वेक्टर। उसी तरीके से आर बी, आर सी, आर डी भी लिख सकते हैं आप। मैं फटाफट लिख देता हूं, ध्यान देगा, नोट करते जाओ पैरेलली आप लोग। तो मैं आर ए के बजाय बाद में आर बी लिखना चाहूं तो आर बी कितना हो जाएगा, 1/√2 आई, आर बी है ना, आर बी है, तो दिस इज -1/√2 आई प्लस 1/√2 जे। ये कैसे हुआ बच्चों, क्या समझ पा रहा है, क्या समझ पा रहे हैं, समझ पा रहा है। देखो यहां पे डिवाइड करो ना, तो यहां पे -2 बी के लिए आर बी रखो ऊपर, समझ पा रहा है क्या, या पूरा बता दूं, चल पूरा बता देता आर बी। तो आर बी यूनिट वेक्टर यदि लिखना चाहेगा, आर बी यूनिट वेक्टर, तो आर बी कितना हो जाएगा, आर बी वेक्टर अपॉन आर बी वेक्टर का मॉड, ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिख लेते, थोड़ा सा डिटेल में चलते। तो आर बी वेक्टर कितना है, जैसे -2i प्लस 2j अपॉन आर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, दिस इज 2√2, दिस इज 2√2। आपने सॉल्व किया तो जो हमारा आर बी वेक्टर आया ये कितना हो जाएगा, आर बी यूनिट वेक्टर जो आया, आर बी यूनिट वेक्टर जो आया ये कितना हो जाएगा, इसको आप लिख देंगे -2/2√2i, ये i के साथ हो गया, और j के साथ कितना हो जाएगा, प्लस 2j/2√2। ये हुआ 2 से 2 कैंसिल, यहां पे भी 2 से 2 कैंसिल। तो जो हमारा आर बी यूनिट वेक्टर आया, दिस इज आर बी यूनिट वेक्टर, आर बी यूनिट वेक्टर, ये कितना आ जाएगा, माइनस साइन यहां पे है, -1/√2i प्लस 1/√2j। समझा कि नहीं, आई होप कि समझोगे। उसी तरीके से यदि मैं आगे भी लिखना चाहूं, मुझे आरबी भी समझ में आ गया यूनिट वेक्टर, मुझे आरसी चाहिए, आरसी यूनिट वेक्टर, तो आरसी में फटाफट लिख दूंगा, यहां पे लिख दूंगा -1/√2i -1/√2j। आप खुद से कर लो, नहीं समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में बोलना, फिर से कर लेंगे। इसी तरीके से आर डी की बात कर लेते हैं, यूनिट वेक्टर आर डी,
आर डी यूनिट वेक्टर, एंड आर डी यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा, दिस इज 1/√2i माइनस 1/√2j। काफी आसान है, काफी आसान है। तो आरबी, तो ये रहे अपने बेसिकली पोजीशन वेक्टर्स ऑफ ए बी सी डी। इन सभी पॉइंट्स का हमने पोजीशन वेक्टर्स डिस्कस कर लिया। यदि हम और आगे चले, जैसे ये है क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ध्यान देगा, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 2,2 देन फाइंड। ठीक है, तो फिर इसको कैसे फाइंड आउट करें, तो ध्यान देगा एक कोऑर्डिनेट है, ये क्वेश्चन था, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 2,2। तो एक हम बना लेते हैं फटाफट कोऑर्डिनेट। तो ये रहा अपना एक्स एक्सिस और ये रहा अपना वाई एक्सिस, और एक कोऑर्डिनेट है दैट इज 2,2, यहां पे है, दिस वन इज 2,2, ऐसे दे रहा है। देन फाइंड, पहला इट्स पोजीशन वेक्टर, पहला पार्ट है इट्स पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर आसान हो गया, पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, दिस इज आर, दिस इज आवर ओरिजिन, ओरिजिन से जिपक डिम, यहां से ये, दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर। तो जो हमने पोजीशन वेक्टर आर लिखना है यदि हम, तो पोजीशन वेक्टर आर क्या लिखेंगे, दिस इज 2i प्लस 2j हो गया, 2i प्लस 2j, ये मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं होना चाहिए। दूसरा है एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। अब ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाया, तो ये रहा एक्स एक्सिस, ये एंगल थीटा है, यही एंगल पूछ रहा है। तो ये x में कितना है 2 यूनिट और y में कितना है 2 यूनिट। दिस लेंथ इज, ऐसे दिखेगा तो बढ़िया समझ में आएगा, ये लेंथ कितना है, दिस इज 2 यूनिट, और ये लेंथ कितना है, दिस इज अगेन 2 यूनिट, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो tan थीटा कितना हो जाएगा 2/2। तो आपने क्या लिखा, यदि एंगल मेड यदि पूछा गया है तो आपने लिखा tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, y का कंपोनेंट अपॉन x का कंपोनेंट वही होगा, दैट इज 2/2, दैट इज इक्वल्स टू 1। और tan थीटा 1 कब होता बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री इतना आता, tan थीटा 1 कब होता, थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। तो जो सेकंड पार्ट हुआ, एंगल मेड बाय पोजीशन वेक्टर विथ एक्स एक्सिस, इज करेक्ट आंसर इज 45 डिग्री। एंड द थर्ड वन, the volume of a sphere generated when the line segment rotates in all the direction with one end fixed at origin। अब इसको ध्यान दें, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो हमारा लाइन था, इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूं, ध्यान देंगे, ये जो हमारा लाइन था इसको मैं हटा देता हूं थोड़ा सा, और बेहतर रहेगा आपको समझने में। अब इस लाइन को हमने ओरिजिन को फिक्स रखा, यहां पे ये वेक्टर है और इसको फिक्स रखा, और इसको हर डायरेक्शन में 3D में बाहर भी इधर उधर हर तरफ घुमा रहे हैं। तो क्या होगा, क्या ये एक स्फीयर बनाएगा, यस इट विल फॉर्म अ स्फीयर, ये एक बड़ा सा स्फीयर बनाएगा। स्फीयर का रेडियस क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड, ये जो रेडियस होगा स्फीयर का, स्फीयर है, सर्कल नहीं है, स्फीयर है, 3D में हर तरफ, इन ऑल द डायरेक्शन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर जनरेटेड व्हेन द लाइन सेगमेंट रोटेट्स इन ऑल द डायरेक्शन, तभी वो वॉल्यूम बना, तो भी वो स्फीयर बना, और उसका वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें आर का मैग्नीट्यूड चाहिए, और ये आर का जो मैग्नीट्यूड है यही इस स्फीयर का रेडियस हो जाएगा, क्योंकि ये ओरिजिन है, ये फिक्स्ड है और ये हर डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो आर का जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा, सॉरी आर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दैट इज 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, दिख रहा है सीधे सीधे, एंड दिस वैल्यू इज हाउ मच, दिस इज 4 + 4 8, दैट इज 2√2 यूनिट। जो भी मीटर होगा तो मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, जो भी होगा, तो दैट इज दैट मच यूनिट। अब हमें वॉल्यूम चाहिए, तो व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू रेडियस का क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम। तो आपने लिखा 4/3 पाई इज पाई, और आर क्यूब मतलब 2√3 का, सॉरी 2√2 है, 2√2 का होल क्यूब, यही होगा 2√2 का होल क्यूब। तो बढ़िया सॉल्व किया, तो ये हो जाएगा 4π/3 इंटू, पाई का वैल्यू रख देंगे 22/7, या फिर जो सॉल्व करना है तो कर लेंगे, और ये ऐसे भी छोड़ना है तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसको यदि सॉल्व करना चाहो तो आप कर लो, और करेक्ट आंसर इज 2√3 का होल क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम।
दिस इज द वॉल्यूम। ये मुश्किल नहीं है। अब इसमें क्या है कि थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत एल्जेब्रिक कैलकुलेशन वगैरह करके इसको 2 को जो है कि बाहर लाके 8 कर सकते हो, 3 को भी एडजस्ट, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वेक्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहां पे इंपॉर्टेंट है कि हमने जो वॉल्यूम बनाया उस वॉल्यूम का ये रहा कैलकुलेशन, ये वेक्टर को घुमा करके हमने जो वॉल्यूम बनाया। चलो बच्चों हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं और अगला जो हमारा टॉपिक है पोजीशन वेक्टर इन 3D। मान लो 3 डायमेंशन है, अभी तक जो भी हमारा डिस्कशन था वो 2 डायमेंशन था एक्सेप्ट द वॉल्यूम वाला क्वेश्चन जो लास्ट गया। मान लीजिए पोजीशन 3 डायमेंशन में है, तो 3 डायमेंशंस पोजीशंस को कैसे लिखना है, तो ये रहा अपना पोजीशन, ये रहा अपना पोजीशन वेक्टर R, और 3 डायमेंशन में यदि मुझे R लिखना हुआ तो R इज इक्वल हो जाएगा xi प्लस yj प्लस zk। आई थिंक ये सभी लोग समझ पा रहे हैं, xi प्लस yj प्लस zk ये रहा। और दूसरा है यदि मुझे इसका मैग्नीट्यूड लिखना हुआ, r का मैग्नीट्यूड इन 3D, सो दिस इज x का स्क्वायर दैट इज i कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस j कंपोनेंट दैट इज y का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट दैट इज z का स्क्वायर दैट इज k कंपोनेंट का स्क्वायर, k का बाजू में जो वैल्यू रहेगा उसका स्क्वायर। ये रहा मैग्नीट्यूड। यदि मुझे इसका यूनिट वेक्टर लिखना रहा r यूनिट वेक्टर, यदि मुझे r यूनिट वेक्टर लिखना हो तो ये क्या हो जाएगा r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r, r वेक्टर अपॉन mod of r, and this value is how much? This value is xi plus yj plus zk upon, ये नीचे दे सकते mod complete value that is x square plus y square plus z square। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये तो सर 2D जैसा ही है, इसमें नया क्या है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है और अभी तक हमने कुछ मुश्किल किया भी नहीं है। पोजीशन वेक्टर बहुत ही आसान टॉपिक है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बहुत ही आसान टॉपिक है। आई थिंक कि हम पोजीशन वेक्टर को अब अच्छे से समझ चुके हैं इन 3 डायमेंशन ऑल्सो। चलो अब अगला जो टॉपिक है वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है मैं आप लोग को बताऊं। तो अ वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, यदि कोई वेक्टर है उसको हम इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करें, ठीक है, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाले वेक्टर को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा हिसाब से अच्छे से। जैसे मान लो थोड़ा सा एक अलग कॉन्सेप्ट चलते हैं, थोड़ा सा कहीं अलग चलते, थोड़ा सा इसको आप लोग पैरेलल नोट करना जो मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं। इसको थोड़ा सा इन सब चीजों से अलग है ये कॉन्सेप्ट, तो इसको मैं थोड़ा अलग आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूं, ध्यान देगा। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये है वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर बी, और मैं बोलूं कि हमारे पास एक और है, दिस इज वेक्टर सी या दिस इज वेक्टर सी है, मान लीजिए दिस इज वेक्टर सी। क्या लगता है इसमें क्या हुआ है? हमारा मंत्र कहता है इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, यही कहता है मंत्र एडिशन का मंत्र क्या है, इनिशियल टेल से चला और हेड तक गया, दैट इज आवर रिजल्टेंट। तो ये है ए, दिस इज सी, दिस इज बी, दिस इज सी, ये बी है ये सी है, तो ये रहा अपना इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, और ये जो वैल्यू ए हुआ, ए इज अवर रिजल्टेंट। यदि मैं ए को बोलूं तो ए किसके बराबर हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी। क्या ये वेक्टर एडिशन समझ रहे हैं आप लोग, समझ पा रहे हो? चलो मैं फिर से बताता, कभी भी जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो इनिशियल टेल टू हेड होगा। तो ये जो ए का वैल्यू है, यदि मुझे सी लिखना हुआ तो सी इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। अब ध्यान देगा, हमें हेड टू हेड ऐड करना नहीं आता, हमारा मंत्र ही है इनिशियल टेल टू फाइनल हेड, लेकिन हमने सी को लिखना चाहा, तो सी को जब हम लिखते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल, जो फाइनल है दैट इज ए माइनस इनिशियल दैट इज बी, इस तरीके से लिखना। थोड़ा और सर नहीं समझा, एक और एग्जांपल कर लेते, ठीक है। मान लेते हैं कि दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर, मान लेते हैं दिस इज ए एंड दिस वन इज बी, दिस वन इज बी। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और ये वेक्टर है अपना, दिस इज वेक्टर सी।
दिस इज वेक्टर सी, ये रहा। अब यहां पे यदि मैं लिखना चाहूं, यदि मुझे यहां पे लिखना हुआ तो क्या लगता है, हमें हमेशा ही इनिशियल टेल टू फाइनल हेड करना है। तो ये वेक्टर है इनिशियल टेल टू फाइनल हेड। देखो ये जुप जुप, देखो टेल टू यहां गया, ये ऐसा है ना, और ये रहा टेल टू हेड। ये वेक्टर सर ये भी तो टेल टू हेड है, नहीं, ये टेल टू टेल है, टेल टू टेल नहीं, ये टेल टू हेड है। हाँ, ये अपना रिजल्टेंट है। तो यहां पे आपने क्या लिखा, सी वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा, सी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। लेकिन यदि मुझे बी लिखना हुआ, दैट इज हेड टू हेड, हम इसमें भी क्या लिखना चाह रहे हैं, हम लिखना चाह रहे हैं हेड टू हेड। ये देखो ये दो है, ये हेड टू हेड, ये बी क्या है इसमें, हेड टू हेड। तो यदि मुझे बी लिखना हुआ तो बी क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू सी माइनस ए। तो यहां पे देखेंगे जब कभी भी हेड टू हेड ऐड कर रहे हैं आप, हेड टू हेड वेक्टर को लिख रहे हो आप, तो बी जो है हेड टू हेड है। तो जो फाइनल हुआ जहां पे बी का हेड गया है, उसमें से बी के टेल को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, यही है। तो जो वेक्टर बी यदि आपको लिखना है तो दैट इज सी माइनस ए। उसी तरीके सर एक और हो जाए, चलो एक और कर लेते हैं। मान लीजिए कि ये है वेक्टर, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस वन इज वेक्टर बी, ये दो वेक्टर है और मुझे वेक्टर सी लिखना है। तो क्या हेड टू हेड ऐड होता है क्या, नहीं, हेड टू हेड ऐड नहीं होता। लेकिन किसी ने बोला कि देयर आर 3 वेक्टर्स एंड दे आर लाइक दिस, इस तरीके से हैं, एंड दिस वेक्टर इज सी। तो अब इसमें क्या होगा, विच वन इज द रिजल्टेंट, यहां पे ए होगा अपना रिजल्टेंट, क्योंकि इनिशियल टेल टू फाइनल हेड ये ए ही है। तो ए की जगह पे आप क्या लिख देंगे, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी प्लस सी, बी प्लस सी, ये हो गया ए। तो ए को क्या लिखा, बी प्लस सी। बट यदि मुझे हेड टू हेड वाला लिखना है, हम हर बार हेड टू हेड लिखने की कोशिश कर रहे हैं। यदि हमें यहां हेड टू हेड लिखना हुआ तो हेड टू हेड में क्या हो रहा है, फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज मुझे सी लिखना हुआ, सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू बी को इधर लेते आओ, तो ये हो जाएगा ए माइनस बी। जब कभी भी हेड टू हेड वाला लिखना हुआ तो हेड, ये हेड टू हेड है, तो हेड टू हेड लिखना है तो फाइनल दैट इज ए माइनस बी, दिस इज बी। क्लियर है। अच्छा, इसी में मैं यदि मान लूं कि ये है और ये है, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में क्या है, दिस इज वेक्टर बी, दिस इज वेक्टर ए और दिस इज वेक्टर सी, यही हुआ। तो सी जो हुआ इसको हम बोलते हैं, दिस सी इज नाउ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब समझेंगे इसको, सार नहीं समझा, ये कैसे सी को आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बोल दिया, ध्यान देगा। और वेक्टर ज्वाइनिंग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, वो वेक्टर जो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन को जोड़ता हो, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। पोजीशन वेक्टर किसे बोलते हैं, कोई रिफरेंस पॉइंट से किसी प्लेस का पोजीशन, उसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा इसको भी ध्यान दें। जैसे मान लीजिए कि हम थोड़ा सा और आगे चले, और जस्ट अ सेकेंड, हाँ इस पे थे हम, तो और थोड़ा सा हम आगे चले और यहां पे कुछ इस तरीके से करता चाहें हम, ध्यान देगा एवरीवन। हाँ यस, जैसे फॉर एग्जांपल एक चिड़िया है, दिस इज एक्स, दिस वन इज वाई। एक चिड़िया है, कोई बर्ड है जो इसका इनिशियल पोजीशन यहां पे है, एंड दिस इज x1 y1, और ये यहां से, तो पोजीशन वेक्टर ये है चिड़िया की। तो पोजीशन वेक्टर को कैसे लिखेंगे, पोजीशन वो है तो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, दैट इज r1 वेक्टर। बहुत आसान, काफी आसान है। उसी तरीके से ये चिड़िया यहां से उड़ते 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 यहां पे पहुंच गई, और इसका नया कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो नया पोजीशन वेक्टर कितना हुआ, दिस इज द नया पोजीशन वेक्टर, दैट इज r2। बहुत आसान, दिस इज r2। तो ये रहा r1, ये रहा r2,
और हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा होगा? हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इनिशियल टू फाइनल, चिड़िया पहले यहां थी, दिस द इनिशियल पोजीशन, और ये चिड़िया फिर यहां चली गई, दिस द फाइनल पोजीशन। तो ये रहा अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मान लो कि आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अभी अभी सिखाया था, हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमेशा हेड टू हेड जुड़ेगा, और हेड टू हेड जुड़ने का खास बात क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। तो यदि मैं आर वेक्टर लिखना चाहूं तो हमारा जो आर वेक्टर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। क्या यही होगा? हेड माइनस टेल। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखा है हमने, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का हेड माइनस इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का टेल। तो अब लिख लेते हैं, तो जो हमारा आर वेक्टर हो जाएगा, R2 वेक्टर कितना है? व्हाट इज R2? R2 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो इसको आपने क्या लिखा? इसको आपने लिखा x2i प्लस y2j, ये लिखा, माइनस R1 का पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा? R1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x1i प्लस y1j। अब हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह पढ़ रखा है कार्टेशियन फॉर्मेट में, तो i को i के साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, j को j के साथ, k को k के साथ, और r हमारा वेक्टर हो जाएगा, दैट इज x2 माइनस x1 i कैप, i को हमने कॉमन ले लिया, प्लस अब y के साथ क्या होगा? y2 माइनस y1 j कैप। तो ये रहा अपना, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये जो अपना वेक्टर है, दिस वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां पे देखेंगे ये दो पोजीशंस को के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, दो पोजीशंस के बीच के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। यदि मैं इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं तो आर वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू रूट ओवर, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही है बेसिकली मैग्नीट्यूड निकालना। यदि मुझे इसका यूनिट वेक्टर लिखना हुआ तो इसका यूनिट वेक्टर हम क्या लिख सकते हैं? r का यूनिट वेक्टर कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू ये r वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ r वेक्टर ये लिखेंगे, मॉड ऑफ r, इसको दोनों को डिवाइड कर दिया, दिस इज द यूनिट वेक्टर, दिस इज द यूनिट वेक्टर एलोंग दिस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, along this displacement। काफी आसान है, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर लें, इसको नोट कर लें। इसको थोड़ा सा और बुक की भाषा में यदि देखें तो बुक में क्या लिया हुआ है कि दिस इज x, दिस इज y, और ये इस पॉइंट को o माना, o से दिस इज इनिशियल पोजीशन a, दिस इज इनिशियल पोजीशन a, और इसको नाम दिया है OA वेक्टर, दिस इज OA वेक्टर। द फाइनल पोजीशन इज B, और B को नाम दिया है OB वेक्टर, और पूछता है कि व्हाट इज ए बी मतलब ए से बी तक, दिस इज ए बी वेक्टर, दिस इज ए बी वेक्टर। तो ए बी वेक्टर मतलब क्या हुआ? दिस इज ए बी वेक्टर, ए बी मतलब हेड माइनस टेल, यही है कॉन्सेप्ट। तो ओ बी माइनस ओ ए, काफी आसान है। जो ए बी वेक्टर, हमें ए बी वेक्टर इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ए बी वेक्टर यदि हमें लिखना हुआ तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? ओ बी माइनस OA इज द AB वेक्टर। काफी आसान है, काफी आसान है, यस। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। आप ध्यान देंगे, ओरिजिन कहां पे है उससे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल यहां पे ओरिजिन है अपना, एक आदमी है यहां पे है, ठीक है, यहां पे है, और ये आदमी चलते 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 यहां पे आ गया, और ये डिस्टेंस क्या हुआ? दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर क्या है? दिस इज द पोजीशन वेक्टर, ठीक है। यदि मैं ओरिजिन यहां के बजाय ओरिजिन यहां पे रख लूं तो क्या हमारा पोजीशन वेक्टर बदल गया? यस, पोजीशन वेक्टर कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन पोजीशन ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कहां है, रेफरेंस पॉइंट कहां है, उस पे पोजीशन वेक्टर 100% डिपेंड करेगा। बट व्हाट अबाउट द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर? ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले था और ये डिस्प्लेसमेंट ओरिजिन आपने यहां मान लिया, तो जो नया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया वो भी यहीं पे आया। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये नहीं बदला। जैसे फॉर एग्जांपल
मान लीजिए मैं यहां से वहां चला गया, मैं यहां से वहां चला गया और ये है ओरिजिन, तो यहां से ये डिस्टेंस ये रहा, यहां से इसका डिस्टेंस ये रहा। यदि मैं ओरिजिन दूर मान लूं और दूर, तो ये पोजीशन वेक्टर मेरा बदल गया क्योंकि ओरिजिन आपने दूर मान लिया है, और इसका भी पोजीशन वेक्टर बदल गया। बट व्हाट अबाउट आवर डिस्टेंस, जो मैंने ट्रेवल किया है, ये डिस्टेंस क्या बदला? ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ ओरिजिन। यहां पोजीशन है कि वहां पोजीशन है, फर्क नहीं पड़ता। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज, यहां पे देखेंगे पोजीशन वेक्टर विच इज इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन कहां पे है उससे कोई लेना देना नहीं है। चलो बच्चों और थोड़ा सा हम आगे चलें। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ पर्सन मूव फ्रॉम दिस टू दिस देन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये बहुत आसान हुआ। जैसे 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 इसको थोड़ा समझते हैं। तो एक पोजीशन क्या है? दिस इज द -1,3 से चला है और कहां पहुंचा है? पहुंच गया है, एक पॉइंट ये है और ये है 2,2 पे, और ये कोई वेक्टर है। दिस इज आवर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दिस इज आवर आर। और मान लेते कोई एक ओरिजिन होगा, दैट इज द 0,0, जो रिफरेंस पॉइंट होगा, जो ये वेक्टर है और ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। यही हुआ। ये वेक्टर क्या हो जाएगा? दिस इज 2i प्लस 2j। ये वेक्टर क्या होगा? दिस वेक्टर इज माइनस, देखो -1 है, 1 को लिखते हैं नहीं, तो -i प्लस 3j। दोनों वेक्टर हमें पता है। ये है, ये क्या है? ये क्या है? ये पोजीशन वेक्टर है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है? ओरिजिन से चला है, दिस इज द पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का पोजीशन बता रहा है। ये क्या है? दिस इज अगेन पोजीशन वेक्टर, और हेड टू हेड हमने जोड़ दिया, तो ये क्या है? अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यदि मुझे आर लिखना हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यदि मुझे आर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना हुआ, तो हम क्या लिखेंगे? हेड मतलब ये वाला फाइनल हेड का कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल टेल का कोऑर्डिनेट। तो क्या लिखेंगे? हेड का कोऑर्डिनेट क्या है? हेड का वेक्टर क्या है? दिस इज 2i प्लस 2j, हेड हो गया, माइनस टेल का क्या है? -i प्लस 3j, ये बना टेल का। सबट्रैक्ट कर देते हैं तो r जो हमारा वेक्टर आएगा, दिस इज 2i माइनस माइनस प्लस, दिस इज 3i। काफी आसान है। कैसे हुआ? क्लियर है? ये 2i माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो -1 प्लस, दैट इज 3i। ये इधर है 2j और उधर है -3j, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो -3j, तो ये जगह -j, 1 को नहीं लिखते हैं तो -j। दिस इज द फाइंड द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये रहा अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर दिस वन। काफी आसान है बच्चों, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आप लोगों को आसानी से करना है। तो ये पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आसानी से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत होगा तो आप बताएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, बेसिकली वेक्टर प्रोडक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच।